हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस को लेके हाजिर हैं। ओके, तो देखते हैं, जल्दी से ट्राई करते हैं। इसमें देखो क्वेश्चन मैथ्स तो यही है, क्वेश्चंस को कैसे सॉल्विंग, क्वेश्चन सॉल्विंग कैसे है, कैसे आपको दिमाग लगाना है क्वेश्चंस को देख के। ठीक है, वही सारी चीजें मैं तुम्हें यहाँ पे बता रहा हूँ, एक एक चीज को बहुत क्रिस्टल क्लियर करते चलेंगे। राइट, तो जैसे कल हमने पढ़ा था फाइंड द टर्म, मतलब इरेशनल टर्म और रैशनल टर्म्स निकालना, याद होगा। ठीक है, तो बिल्कुल उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। लिखा हुआ है फाइंड द टर्म विच डज नॉट कंटेन इरेशनल एक्सप्रेशन इन दिस। ठीक है, इसके अंदर ऐसी टर्म्स बताइए, फाइंड द टर्म्स, हाँ फाइंड द टर्म्स, ठीक है, जिसमें इरेशनल एक्सप्रेशंस ना हो, मतलब रैशनल टर्म्स बतानी है कौन कौन सी होंगी। ठीक है, तो एक बार और देख लेते हैं जल्दी से। तो आती तो है ही सबको मेरे ख्याल से। 3 की पावर क्या लिखा है 1/5 और 2 की पावर 1/7 और 24। क्लियर है। तो इसमें मैंने क्या बताया था कि किसको कंसीडर करते हैं, जो बड़ा होता है 5 और 7। कौन बड़ा है 7, तो 7 के मल्टीप्लायर्स लिखते हैं। एक तो 0 हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो 0 आएगा। अगर 2 की पावर 1/7 जो है उसकी पावर में 0 लगा दूं तो इरेशनल टर्म बनेगी रैशनल, रैशनल सही है 1। ओके, तो इसकी पावर 0 लग जाए तो चलेगा बिल्कुल, 7 लग जाए तो भी चलेगा, 14 यस, 21 यस, 28 यस, लेकिन 28 तो अवेलेबल नहीं है क्योंकि 24 तक ही है। ठीक है, ओके, अगर जब इस पे 0 होगी तो इस पर क्या होगी 24, जब इस पे 7 पावर लगेगी तो इस पर क्या होगी 24 - 7। ऐसे ही तो होता है, इसका ही तो डिस्ट्रीब्यूशन होना है दोनों पे। तो जब इस पे 0 तो इस पे 24, इस पर 7 तो इस पे कितना 18, एक मिनट सॉरी 17, क्या 17, ओके, यहां पे 10, ग्रेट, एंड यहां पर 3, सही है या नहीं, यस। अब देखो यहां पे 0 चलेगा तो रैशनल बन जाएगा, लेकिन 24 जब इसकी पावर में जाएगा तो वो तो इरेशनल का इरेशनल रहेगा। 7 जाएगा तो रैशनल, 17 इधर जाएगा तो इरेशनल, तो ओवरऑल टर्म इरेशनल। इधर 14 जाएगा तो रैशनल, 10 जाएगा तो भी रैशनल, तो यस पकड़ा गया ये। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज 21 और 3। ठीक है, 21 और यहाँ पे 3 इरेशनल, ये तो रैशनल होगा लेकिन ये इरेशनल होगा। तो फाइनली एक ही टर्म आई है, एक ही टर्म आई है, वो कौन सी है देख लेते हैं भाई। 24 इधर वाले की पावर में वो लगता है जो यहां पे रहता है 14, 10 भी लिख दोगे चलेगा, लेकिन तरीके से ही लिखेंगे जो हम करते हैं। तो 24C14 इंटू 3 टू द पावर 1/5 की पावर कितनी 10, एंड 2 की पावर 1/7 की पावर कितनी 14। तो 24C14 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर ऑल्सो 2, दैट मीन्स ये कितना हो गया 9 और ये तो 36 24C14 इज द आंसर। ठीक है, यही है वो टर्म जो रैशनल टर्म है इस एक्सप्रेशन में, अदरवाइज और कोई भी टर्म रैशनल नहीं होंगी, सभी इरेशनल होंगी। समझ गए, तो ऐसे निकालते हैं रैशनल इरेशनल। क्लियर, ओके, तो नेक्स्ट पे मूव करते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या कह रहा है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन में एक्स से इंडिपेंडेंट टर्म निकालिए। तो क्या करते हैं, जब भी एक्स की कोई भी एक्सपोनेंट हमें निकालना हो, इसमें एक्स की पावर 0 पूछा है, तो क्या करते हैं जनरल टर्म लिखते हैं। बात सही है, ऐसे ही सिखाया है तो बिल्कुल ऐसे ही करेंगे, जैसे सीखते हैं हम ऐसे ही करते हैं हर एक क्वेश्चन। तो जनरल टर्म कैसे लिखेंगे भाई 10CR स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की बाय 3 की पावर 10 - R। फर्स्ट वाले पे पावर डिक्रीजिंग चलती है, मतलब n - R टाइप, ठीक है, और सेकेंड वाले पे इंक्रीजिंग, √3 √2 x² टू द पावर R। क्लियर है, ओके।
यहां तक बात सही है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या, अब हमें x की पावर क्या चाहिए, 0। तो ऐसे में क्या करते हैं, स्टेप 1 तो राइट डाउन द जनरल टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन एंड द नेक्स्ट वन इज लेट्स कंबाइन ऑल द पावर ऑफ x टुगेदर। ठीक है, एक साथ इकट्ठी कर लो किनको, x की सभी पावर्स को, देन पुट इट इक्वल टू 0, तभी तो x की पावर 0 मिलेगी। तो सी ये लिखा है स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 की पावर कितनी, 10 माइनस आर, और बाकी जो भी एक्सप्रेशन है, जो भी कांस्टेंट है उन्हें लिख रहा हूं, रूट 3 रूट 2 की पावर आर। अब लेते हैं x को, यहां से x कितना मिलेगा, 10 माइनस आर बाय 2। ठीक है, 10 माइनस आर बाय 2, भाई 10 माइनस आर और स्क्वायर रूट है पूरे का x का, आ जाएगा। ये रूट 3 तो मैंने अलग से ले लिया है। अब यहां पे 1 अपॉन एक्स टू आर, भाई एक्स स्क्वायर है और आर मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स टू आर। अब इसे कंबाइन करो इसको, तो x की पावर कितनी आएगी, 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r, 10 माइनस आर बाय 2 माइनस 2r। फिर और नीचे आ जाओ, कितना आएगा देखना, 4 and 5, 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 2, x की पावर में चल रहा है ना ये। ठीक है, तो फाइनली व्हाट वी हैव इज 10 माइनस 5r डिवाइडेड बाय 2। नाउ पुट the exponent of x equal to 0 because we want to find out what, x to the power 0 term, the term which contains x to the power 0. So 10 minus 5r equal to 0, hence r is equal to what, 2। r कितना आ गया, 2। इसका मतलब जब r 2 होगा ना तो x का जो ओवरऑल एक्सपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, और जब 0 आएगा तो फिर मजा आ जाएगा, क्या दिक्कत है, आंसर आ जाएगा हमारा। अब क्या करते हैं, फाइनली जनरल टर्म में r को 2 पुट कर देते हैं, यहां कर दो या यहां कर दो। देखो यहां करोगे तो ओवरऑल x की पावर में जो भी बनेगा वो सब कट जाएगा और सिर्फ रह जाएगा, या यहीं कर दो ज्यादा बेटर है क्योंकि ये तो 0 होना ही है, तो सिर्फ इतने ये आ जाएगा हमारा आंसर। r आ गया 2, रूट 3 की पावर 10 माइनस 2, रूट 3 बाय रूट 2 की पावर 2। ठीक है, अब इसे तुम सिंप्लीफाई कर सकते हो, बस यही है भाई। रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, यहाँ पे 8 है तो 3 की पावर 4 हो जाएगा, तो ओवरऑल देख लेना रूट 2 भी 2 हो जाएगा, तो जितना भी आ रहा है उसे कैलकुलेट किया जा सकता है। अभी समझ आ गया होगा आई थिंक सबको, बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, ओके आगे मूव करेंगे। अब ये एक सीरीज दी गई है, यू कैन सी, देखो 1 अपॉन, ये मैं मिटा रहा हूं सारी चीजें। ठीक है, 1 अपॉन 81 टू द पावर n एंड माइनस 10 अपॉन 81 टू द पावर n इंटू 2nc1, यू कैन सी इंटू 2nc1, फिर प्लस 10 स्क्वायर अपॉन 81 की पावर n 2nc2 एंड सो ऑन। आगे तक चलती जा रही है ये कहानी, है ना, डॉट डॉट डॉट, लास्ट का है 10 की पावर 2n पे, 10 की पावर 2n। देखो जब यहाँ पे 2nc2 है तो 10 की पावर 2 है, 2nc1 है तो 10 की पावर 1 है, ऑब्वियसली आगे 2nc3 होगा तो 10 की पावर 3 होगा। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, 2nc2n 10 की पावर 2n। लेकिन एक चीज है जो हमेशा कॉमन है, 81 की पावर n, 81 की पावर n, 81 की पावर n, इसको कॉमन ले रहा हूं और अंदर जो बचेगा उसे लिख रहा हूं। 1 अपॉन 81 की पावर n लिया मैंने कॉमन, यहां पे बच रहा है 1, यहां बच रहा है 2nc1, फिर प्लस 2nc2, फिर क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक, 2nc3, फिर 2nc4 एंड सो ऑन। कहां तक जाएगी बात, 2nc2n, ये लास्ट वाला। यहां पे भी 1 है जिसको मैं लिख सकता हूं 2nc2n, और यहां पे जो 1 है इसको मैं लिख सकता हूं 2nc0, 2nc0 या 2nc2n
बोथ आर सेम एंड इक्वल टू 1। ठीक है, तो पूरा एक सीक्वेंस बनाने के लिए उसी टाइप की टर्म में मैंने इसको चेंज कर लिया है। ओके ग्रेट, नाउ इसे सिग्मा में लिख रहा हूं, -1 टू द पावर r टू NC r इक्वल टू 0 से लेके कहां तक, 2n तक। सही बात है, यही बनेगा, जनरल टर्म लिख लिए। ग्रेट, ध्यान से देखना अब ये किस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म होगी, व्हाट डू यू थिंक, किस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म होगी? तो इसको हटाते हैं, अभी समझते हैं पहले कि ये किस एक्सप्रेशन की जनरल टर्म आएगी। तो अगर मैं इतने की बात करूं ना, इसकी अभी सिर्फ इसकी बात कर रहा हूं, ठीक, तो यू कैन सी 1 माइनस एक्स की पावर 2n। भाई ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स किसके अंदर होंगे? जब समथिंग की पावर 2n होगा, उसी में चलता है ना, 2nc0, फिर 2nc1, 2nc2, 2nc3 अप टू 2nc2n। क्लियर है भाई? जैसे 1 प्लस एक्स की पावर n में क्या होता है, nc0 प्लस nc1, nc2, nc3, ये वाले बाइनोमियल एक्सपोनेंट मिलते हैं, वो कोफिशिएंट। ठीक है, सिमिलरली 2n वाले कहां पे मिलेंगे, समथिंग की पावर 2n। और अब देखो कैसे चल रहे हैं, 1 प्लस 1 माइनस, 1 प्लस 1 माइनस, ऐसा किस में होता है, 1 माइनस एक्स की पावर 2n में, या 1 प्लस एक्स की पावर 2n में, 1 माइनस एक्स की पावर 2n में। सही है, होता क्या है भाई, 1 प्लस एक्स की पावर 2n में तो सारी टर्म्स प्लस आएंगी, ठीक है, लेकिन 1 माइनस एक्स की पावर 2n में जहां पे भी x की ऑड पावर होगी वो टर्म माइनस आती है, और x की पावर वही होती है जो यहां लिखा रहता है। तो यहां पे x की पावर कितनी आएगी, 3। चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूं एक बार, इसको एक्सपेंड करके दिखा रहा हूं। 2nc0 x की पावर 0 माइनस 2nc1 x की पावर 1 प्लस 2nc2 x2, फिर माइनस 2nc3 x क्यूब एंड सो ऑन 2nc2n x की पावर 2n। कुछ ऐसी कहानी होगी। तो इस टाइप के बाइनोमियल कोफिशिएंट तो इसमें मिलेंगे, लेकिन इसमें तो x भी है, वहां तो x नहीं है। सही है, तो क्या कर देंगे बताओ, किया हुआ है हमने, क्या करेंगे, x को 1 पुट कर देंगे, क्या 1, तो पुट x इक्वल टू 1, तो 1 माइनस 1 तो 0 हो गया, तो ये साइड तो बन गई 0, और ये क्या बन गया, 2nc0 माइनस 2nc1 प्लस 2nc2 एंड सो ऑन 2nc2n। इट कैन बी रिटन एज सिग्मा -1 की पावर r 2nc r, और r 1 से लेके 0 से लेके 2n तक, यही तो है, और यही ऊपर लिखा हुआ था। इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ये क्या है, 0। तो फाइनली मेरा आंसर क्या आएगा, 1/81 की पावर n इंटू 0, दैट इज ओवरऑल आंसर इज 0। ठीक है, क्लियर है सबको? बहुत इजी, वेरी इजी, आंसर आ गया 0। तो ये अजीब सा जो एक्सप्रेशन दिख रहा था ना हमें, ये क्या था, ये 0 था। ओके, तो ऐसे करके आंसर निकलते हैं। अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है, इस वाले में जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये 0 होगा, तो ये अभी आगे और भी ज्यादा आएगा। ठीक है, तो वहां पे और अच्छे से सीखेंगे जब इसकी सीरीज पढ़ेंगे हम। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल आ जाना चाहिए, बिल्कुल बेसिक है, स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक, ओके, आंसर इज 0। ठीक है, तो यहीं लगे हाथ में एक काम और कर देता हूं, यहां पे एक जनरल टर्म और लिखवा देता हूं तुम्हें। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स की पावर n। भाई n की जगह 2n होगा तो 2n लगे आएगा बाइनोमियल कोफिशिएंट के ऊपर, अभी n आएगा। बात को समझना, इसकी जनरल टर्म लिखवा रहा हूं मैं, सिग्मा की फॉर्म में लिख देता हूं यार। जनरल टर्म तो अंदर रहेगी, r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r NCR x की पावर r, ये होती है इसकी जनरल टर्म, ये अंदर वाली -1 की पावर r।
व्हेन x इज 0 तो इसकी पावर 0, -1 की पावर 0 1 होगा और x की भी पावर 0। तो पहली टर्म क्या आएगी nc 0, दूसरी टर्म क्या आएगी, r को 1 पुट कर दो, 1 पुट करोगे तो -1 nc1 और x की पावर 1, तो माइनस ऑफ nc1 इंटू एक्स की पावर 1, 2 डालोगे तो प्लस ऑफ nc2 इंटू एक्स की पावर 2, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे ही कहानी चलती रहेगी। इसे बोलते हैं जनरल टर्म। ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट वाले में क्या आएगा, लास्ट में तो n होगा, r की जगह क्या डालोगे आप n। अब n पे डिपेंड करेगा n कैसा है, इवन है या ऑड है। अगर ऑड हुआ n तो लास्ट टर्म माइनस के साथ आएगी, इवन हुआ तो प्लस के साथ आएगी। ठीक है, लेकिन जो ऊपर था उसमें तो लास्ट टर्म क्या थी 2n, r की लास्ट वैल्यू, आखिरी वैल्यू कितनी थी 2n, जो कि एक इवन नंबर है। और ये अगर इवन नंबर है तो ऑब्वियसली लास्ट टर्म हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव। ठीक है, जिसमें पहले ही पता ही है 2n है, वो इवन नंबर है, तो -1 की पावर इवन नंबर तो 1 ही होगा। ठीक, तो ऐसे करके, तो ये जनरल टर्म थोड़ी सी याद रखना, माइनस वाली भी। ठीक है, एक और लिख देता हूं यही, x माइनस a की पावर n, तो -1 की पावर r NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ठीक है, ये भी समझ आ गया होगा आई थिंक, देख लेना। देखो, अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो अगर x प्लस a करूं तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ये बात तो सबको समझ आती होगी, ये तो हमने पहले भी लिखा है। x प्लस a की पावर n की जनरल टर्म क्या होगी, r इक्वल टू 0 से लेके n तक। ये यहां तक तो सबको समझ आ रहा होगा अच्छे से। दिक्कत आ रही होगी कि भाई x माइनस a में -1 की पावर r कहां से आ रहा है, तो बहुत इजी है, ये तो समझ आ गया। अब यहां पे देख लो, x माइनस a की पावर n की बात कर बार, x माइनस a टू द पावर n। ठीक है, इस और इस एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे a है और यहाँ पे माइनस a है, तो मैं जस्ट इतना कर रहा हूं, इस एक्सप्रेशन में a की जगह क्या लिख रहा हूं, -a। तो यहाँ पे जब a की जगह -a लिखा तो ये बन गया, और यहाँ पे देख लो NCR x की पावर n माइनस r एंड -a की पावर r, क्या -a की पावर r। अब ये जो -1 है या ये जो माइनस का साइन है यहाँ पे, है ना, इसको मैं अलग से भी तो लिख सकता हूं, यहां से हटा दूं माइनस और मैंने यहां पे लिख दिया। देखना जल्दी, यहां पे लिखना ज्यादा बेटर लगता है, r NCR, सॉरी अगेन, सिग्मा r 0 से n। तो मैंने क्या किया, जो यहाँ पे माइनस था उसे अलग से लिख लिया, सिग्मा के अंदर ही रहेगा वो, अलग से लिख लिया, उसे क्या लिख दिया, -1 की पावर r। ठीक है, क्या, -1 की पावर r। तो क्या हो गया, सिग्मा ऑफ r 0 से n -1 की पावर r NCR x की पावर n माइनस r और a की पावर r। जब बीच में माइनस साइन होता है ना, तो उसमें कैसे सीक्वेंस कैसे चलता है, पहली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसा कुछ होता रहता है। इजी, ठीक है। तो ये जनरल टर्म थोड़ी सी इसकी भी याद रखना ज्यादा बेटर रहता है, बहुत इजी है, अपने आप भी देख सकते हो, इसको एक्सपेंड करके देख लो, जब एक्सपेंशन लिखोगे तो अपने आप पता चल जाएगा कि जनरल टर्म शुड बी लाइक दिस एंड देयर शुड बी -1 टू द पावर r। ठीक है, ओके, तो ठीक है, जल्दी से नोट करें आप लोग, ओके ओके। ओके गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, if 21st and 22nd term in this expansion are equal then x is, तो लिखते हैं। ठीक है, इसने ये नहीं बोला जो 21st टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो इक्वल है 22nd टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट से। अगर वो ऐसा बोलता तो सिर्फ जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है वो मैं लेता और इक्वेट करता, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अभी इसने बोला है 21st टर्म एंड 22nd टर्म आर इक्वल, तो पूरी टर्म लिखनी पड़ेगी आपको x के साथ। ठीक है, तो 21st टर्म, तो 1 - x टू द पावर 4 में 21st टर्म
will be 44C20 and minus x to the power 20. ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 20. मैंने बताया था ना x को किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस एक्स, या जैसे a को दिखाया ना माइनस a से रिप्लेस कर दिया था. तो माइनस क्या आएगा, अच्छा इसको ऐसे भी लिख सकते हो 44C20 माइनस 1 की पावर 20 x की पावर 20. ये वो वाली फॉर्म है जो बाद में बनाई थी मैंने, माइनस 1 की पावर r और x की पावर x की पावर n माइनस r और a की पावर r. a किस साइड में था, राइट साइड में इस एक्सप्रेशन में. ये लेफ्ट और ये राइट, या फर्स्ट और सेकंड. तो फर्स्ट वाले पे डिक्रीजिंग और सेकंड वाले पे इंक्रीजिंग पावर रहती है. तो वहां पे जब x माइनस a लिखा था तो a पे इंक्रीजिंग पावर रहती है. इसका मतलब a पे कौन रहता है, जो यहाँ पे लिखा रहता है. लेकिन इस बार सेकंड वाला कौन है, x, तो जो यहाँ पे लिखा रहेगा वो किस पे जाएगा, x पे. ठीक है, तो ये समझ आ जाना चाहिए. ओके, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, x टू द पावर 20, सिंपल. एंड 22nd टर्म, that will be 44C21 and minus x to the power 21, minus x to the power 21, they are equal terms. तो 44C20 into x की पावर 20 equal to minus of 44C21 into x की पावर 21. both are equal, ये दोनों इक्वल है. माइनस तो इसमें बाहर आएगा क्योंकि पावर 21 है ना. तो x इक्वल टू देखो कितना आ गया, 44C20 और 44C21. ओके, ये समझ आया. ठीक है, अब इसे कैलकुलेट कैसे करें. तो एक बंदा है जो पूरा का पूरा इसको अब सॉल्व करना शुरू करेगा. तो मैं कह रहा हूं कि यार ऐसे लिख लो इसे 44C21 और 44C20. एंड यहां पे ध्यान से देखो, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू N माइनस R प्लस 1 बाय R. ये फॉर्मूला हमने डायरेक्ट पढ़ा है. ये दोनों सेम होते हैं और इसमें एक का डिफरेंस होता है. ठीक है, ऊपर वाले को R मानते हैं, नीचे वाले को R माइनस 1. तो यहां पे क्या आता है, N माइनस R प्लस 1 बाय R. तो 1 बाई एक्स इक्वल टू क्या, N कितना है 44, R कितना है, ऊपर वाला होता है R, अपॉन 21. यू कैन सी द आंसर विल बी 24 by 21. Hence x will be 21 by 24. x कितना आ जाएगा, 21 by 24. I think it is clear. ठीक है, तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था, एकदम से सेकेंडों में कर लिया हमने. ठीक है, then pause the video and note it down fast. So guys, अब हम सीखने जा रहे हैं how to find the middle term of a binomial expression, right? तो किसी भी बाइनोमियल एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म को कैसे फाइंड करें, ये अभी हम देखने जा रहे हैं. ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक्सप्रेशन के बारे में. लाइक x प्लस ए टू द पावर n, x प्लस ए टू द पावर n में अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, n प्लस 1. सही बात है ये. ओके, अब ध्यान से देखना, सोचने की बात है. लाइक n अगर इवन नंबर है, कैसा नंबर है, इवन, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ऑड होंगी या नहीं. सही है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, ऑड होंगी. ठीक, अभी मैं ऐसा कह रहा हूं तुमको कि भाई n तो इवन है तो नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है. अब ऑड नंबर्स हैं अगर मेरे पास, तो उनकी मिडिल टर्म एक होती है या दो होती हैं. व्हाट डज इट मीन, लेट्स से वी हैव 5 balls, 1 2 3 4 5 नंबर्स लिखा हुआ है. फर्स्ट बॉल है, उस पर 1 लिखा है, फिर 2 3 4 5. तो मिडिल बॉल कौन सी है, 3. मिडिल किसे कहेंगे, इसके इधर भी उतने ही हैं, इसके इधर भी इतने ही हैं. तो जो 3 नंबर की बॉल है उससे इधर कौन है, 1 और 2, उससे इधर कौन है, 4 और 5. तो एक ही मिडिल टर्म है. सही बात है. तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी
तो कितनी मिडिल टर्म होंगी? एक। लेकिन जब नंबर ऑफ टर्म्स इवन होंगी, लाइक नंबर ऑफ टर्म्स लाइक 6, मेरे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी है? 6। तो 1 2 3 4 5 6, तो कितनी मिडिल टर्म हुई? 2। कौन कौन सी? 3 एंड 4। सही है, 3 एंड 4 ये दोनों हमारी कौन है? मिडिल टर्म। क्लियर? क्लियर, ओके, ठीक है। तो मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं वो दिखाने जा रहा हूं। देखिए x प्लस ए की पावर n में बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। क्या निकालना सीख रहे हैं हम? मिडिल टर्म, ठीक है, फाइंडिंग दी मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म ऑफ 1 x प्लस ए टू द पावर n, तो मैं ऐसे लिख देता हूं कि इफ n कैसा नंबर है? ऑड नंबर। n कैसा नंबर है? ऑड नंबर, ठीक है। n ऑड हो गया तो चलो पहले इवन वाला देखते हैं, ज्यादा इजी है। अगर n कैसा हो गया? इवन हो गया, इवन नंबर, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? ऑड होंगी। और कितनी मिडिल टर्म आएंगी? एक। तो n अभी इवन है, इट इज लाइक 4, ठीक है। n इवन है, इट इज लाइक 4। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 5। मिडिल टर्म कौन सी होगी? 3। तो 4 को यूज करके 3 तक कैसे पहुंचा जा सकता है? n/2 + 1 करके। सही बात है या नहीं? मैंने क्या किया, जो n था उसे बाय 2 कर दिया, कितना हो गया? 2, और फिर उसमें एक ऐड कर दिया तो क्या आ गया? 3। सिमिलरली मान लेते हैं n कितना है? n कितना है? मान लेते हैं n है 10। कितना? 10, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 11। सही बात है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? 11, ठीक है। अब मिडिल टर्म कितनी होगी? कौन सी होगी? व्हाट डू यू थिंक? अपने आप सोच के बताओ। 6 होगी या नहीं? 6 से इधर कितने लोग हैं? 6 से इधर कितने हैं? 5। 1 2 3 4 5। 6 से आगे कितने हैं? 7 8 9 10 11। कितने? 5। तो 6 हुई मिडिल टर्म। अब n कितना था भाई? 10। तो 10 का यूज करके 6 पे कैसे पहुंच सकता हूं मैं? तो 10/2 + 1, ठीक है। तो बहुत इजी, बहुत इजी। देन मिडिल टर्म will be n/2 plus 1th term from the, या चलो बस इतना ही लिख देते हैं, ठीक है। देन मिडिल टर्म विल बी n/2 plus 1 टर्म, ठीक है। n/2 plus 1 टर्म जो भी होगी वो मिडिल टर्म होगी। दैट मीन्स देख लो, t n/2 plus 1th टर्म कौन सी होगी? nc n/2 x to the power n minus n/2 and a to the power n/2, ठीक है। ये कहां से आया भाई? कुछ लोगों को प्रॉब्लम होगी तो देख लें। tr+1 जब यहां पे लिखता हूं तो क्या आती है? ncr x की पावर n माइनस r और a की पावर r। ऐसा ही होता है या नहीं? यहाँ पे r+1 रहता है तो यहाँ r आता है, ठीक है। क्योंकि जो टर्म्स होती है ना, कोई जीरो टर्म कोई नहीं होती एक्चुअल में। अब आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। लो, अब तुमने t0 पहली टर्म बोल दी, लेकिन वो एक तरह का सेंस सा थोड़ा बनता नहीं है, इसलिए ज्यादा बेटर होता है क्या कि r+1 लेना। अब r कहां से स्टार्ट होता है? 0 से। ये तो पता है ना सबको, कहां से सीक्वेंस स्टार्ट होता है? nc0। जब r 0 होता है तो कौन सी टर्म होती है? वो फर्स्ट टर्म। 0 डालोगे तो t1, 1 डालोगे तो t2 बनेगा, 3, तो एक कम आता है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे लिखा है n/2 + 1, तो यहाँ आएगा nc n/2 और x की पावर n माइनस r, और r कितना? n/2, तो n माइनस n/2 और a की पावर
n/2। तो ये आ गई हमारी कौन, मिडिल टर्म। ठीक है, इन केस व्हेन n इज एन इवन नंबर, n इज एन इवन नंबर। क्लियर? ओके। अब दूसरा केस क्या है कि इफ n एक ऑड नंबर है, n कैसा है, ऑड नंबर है, तब मिडिल टर्म क्या होगी, तो इट इज लाइक n ऑड मतलब 5 मान लेते हैं। n कितना है, 5, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 6 है। तो अब मिडिल टर्म कौन कौन सी होगी, 3 और 4। तो 6 का यूज 5 का यूज करके 3 और 4 पे मैं कैसे पहुंचूं, अब 5/2 तो कर नहीं सकता, तो मैंने क्या किया, 5 + 1/2 दैट इज 3। 5 + 1/2 कितना हो जाएगा, 3, एंड 5 + 1/2 + 1। एक तो हो गया 5 + 1/2 और एक हो गया 5 + 1/2 + 1, उससे अगली टर्म दैट इज 4। तो थर्ड एंड फोर्थ टर्म विल बी मिडिल टर्म्स, राइट। तो इन केस ऑफ व्हेन n इज ऑड, देन middle term will be, देखना, n + 1/2 2th and n + 1/2 + 1 टर्म। ठीक है, ये दो टर्म्स होंगी हमारी मिडिल टर्म, n + 1/2 एंड n + 1/2 + 1, उससे अगली। ठीक है, वो होंगी हमारी मिडिल टर्म। तो इन दिस केस t n + 1/2th टर्म। ठीक है, तो यहां क्या आएगा, nc, नीचे क्या आएगा, जो भी ये लिखा रहता है ना उससे एक कम आता है, तो इसमें से -1 कर दो, कितना आएगा, n + 1/2 - 1 दैट इज n - 1/2। तो यहां क्या आ जाएगा, n - 1/2 इंटू x की पावर n - 1/2 और a की पावर n - 1/2। इजी। ठीक है, ये कौन हो गया, मिडिल टर्म एक। और दूसरी tn + 1/2 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, nc n + 1/2 इंटू nc n + 1/2 इंटू x की पावर n - n + 1/2 और a की पावर n + 1/2, a की पावर n + 1/2। अच्छा, एक बात और ध्यान रखें, ठीक है, ये जो भी है बढ़िया है। अब मैं कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मिडिल टर्म्स आर इक्वल, मिडिल टर्म इक्वल हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ मिडिल टर्म, if there are two middle terms, then binomial coefficient of middle terms are always equal. ठीक है, if there are two middle terms, then binomial coefficient of middle terms are equal. Okay, okay. देखो nc n - 1/2 और nc n + 1/2, मैं कह रहा हूं ये और ये बोथ आर इक्वल। इनको मैं यहां पे लिख देता हूं नोट करने के लिए, आपको इसी के आगे लिख लेना। तो nc n - 1/2 इक्वल टू nc n + 1/2। तो अब तुम ये मत सोचना अच्छा है ये नया फॉर्मूला आया है, मैं तो बता रहा हूं कि भाई ये इक्वल आएंगे हमेशा, और ये इक्वल है। यू कैन सी, ये फॉर्मूला लगा के देख सकते हो तुम, भाई NCR इक्वल होता है NC n - R के, तो ये ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है बस। देखो अगर इसे पकड़ू मैं, तो दिस विल बी इक्वल टू NC n - 1/2 होना चाहिए या नहीं, ये फॉर्मूला। अगर NCR है तो NC n - R, ऐसे ही NC n - 1/2 है तो NC दिस माइनस दिस, और ये कितना होगा देखना, देखो ये आएगा भाई 2n - n + 1 दैट इज n + 1/2। तो किसके इक्वल आ जाएगा ये,
इसके इक्वल एन सी एन प्लस 1/2। तो आप क्या लिख लेंगे, एक नोट लिख लेना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म्स, एक मिनट ऐसे ना लिख के ऐसे लिखो कि इफ देयर आर टू मिडिल टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है, इफ देयर आर टू मिडिल टर्म्स इन एनी बाइनोमियल एक्सपेंशन, ये ज्यादा बेटर है, in binomial expansion, then their binomial coefficient will be same, then their binomial coefficients will be same। ठीक है, ओके, यहां तक बात आ गई हमको समझ, ठीक है, ओके। तो ये हो गया मेथड, भाई मिडिल टर्म कैसे निकालते हैं। अब बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में थोड़ी सी बात करने जा रहा हूं, उससे पहले आप ये जल्दी से नोट करें। सो गाइज बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में मैं बोलने जा रहा था। तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जो मिडिल टर्म्स, अगर दो मिडिल टर्म एग्जिस्ट कर रही हैं तो उन दोनों के बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होंगे, सेम होंगे, ठीक है। सेकंड जो पॉइंट होगा वो ऐसे लिख सकते हो तुम कि वैल्यू ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट ऑफ middle term is maximum, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जितने भी हमारे क्या है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स हैं, उनमें अगर वैल्यू वाइज देखा जाए कि भाई किसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो वो होगा मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म्स जो होती हैं उनकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, ठीक है, मतलब उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है, मैक्सिमम। मिडिल टर्म की वैल्यू मैक्सिमम होती है, मैंने अभी गलती से बोला, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जो मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं, ठीक है, उनकी वैल्यू जरूर मैक्सिमम होती है, ठीक है। जितने भी और दूसरे बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं पूरे सीक्वेंस में, ठीक है, उसमें से सबसे बड़े कौन होते हैं, जो मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोफिशिएंट है, ओके। तो बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में एक बार और बता रहा हूं, स्टार्टिंग में भी बताया है, NC0, NC1, NC2, NC3, बीच में जाती है बात, मान लेते हैं एक है NC2, मिडिल टर्म है मान लेते हैं, फिर सॉरी NCn/2, फिर NCn/2 + 1, ठीक है, एंड आगे चलती रहती है बात जाती है NCn-2, NCn-1 और NCn, ऐसी कोई सीक्वेंस है। मैंने बीच की एक दो टर्म लिख दी हैं, इधर भी लिख दिया है सब, एंड एक और लिख लो यहाँ पे NCn/2 - 1, इससे पहले वाली टर्म, बीच में गैप है काफी, ठीक है, बीच में गैप है। तो ऐसा एक बाइनोमियल जो कोफिशिएंट है या एक जो सीक्वेंस है उसमें जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है लाइक 1 + x⁴n में जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है उनको मैंने एक लाइन में सजा लिया। अब इनमें कैसे रिलेशन होता है वो मैं एक बार पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, दोबारा बता रहा हूं कि भाई ये वाला इसके बराबर होता है। व्हाट डज इट मीन, NCr = NCn-r, तो NCr अगर ये है तो NCn-r क्या होगा इसके हिसाब से, NC इसमें से ये माइनस कर दो, दैट इज NCn, दैट इज व्हाट NCn, दैट मीन्स ये इक्वल होगा उसके, बिल्कुल। अच्छा इधर आ जाओ, NC1, इसमें भी वही फॉर्मूला लगाओ, NCn-1, वही लास्ट में लिखा हुआ है। सिमिलरली इसमें भी लगाओ NCn-2, क्लियर। तो बिल्कुल फर्स्ट वाला लास्ट, सॉरी फर्स्ट एंड लास्ट सेम होते हैं, सेकंड लास्ट सेम, थर्ड एंड थर्ड लास्ट बिल्कुल सेम, ऐसे ही चलता रहता है, इसी टाइप से सारे सेम आते जाते हैं। इसका मतलब अब ध्यान से देखना, ये इसके बराबर होगा, लेकिन एक जो ये मिडिल टर्म बच गई ये किसी के भी बराबर नहीं होगी। भाई एक जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, सबसे लास्ट वाला बराबर, फिर सेकंड लास्ट, फिर थर्ड,
एंड थर्ड लास्ट एंड सो ऑन। अब बीच में आके एक मिडिल टर्म, तो उसके इधर वाले और उसके इधर वाले सारे इक्वल है, एक दूसरे के इक्वल होते जा रहे हैं, मतलब अब बीच वाला तो रह गया ना, तो बिल्कुल कोई बात नहीं। लेकिन अगर दो मिडिल टर्म हो तो ये है बीच वाले, तो ये आपस में इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, सही है, ये भी इक्वल, और जो ये मिडिल दो थे ये आपस में इक्वल। तो अगर दो हैं तो दोनों इक्वल होंगे, ये बात बताई गई है आपको। बाइनोमियल कोएफिशिएंट जो होंगे मिडिल टर्म्स, अगर दो एग्जिस्ट करती हैं तो दोनों इक्वल होंगे, अगर एक होगी तो वो यूनिक होगी, ठीक है। और जो मिडिल टर्म होती हैं वो मैक्सिमम वैल्यू रखती हैं, ठीक है। इसका मतलब NC0 सबसे छोटा नंबर है, फिर NC1 उससे बड़ा है, NC2 उससे भी बड़ा है, NC3 उससे भी बड़ा है, और बढ़ता जाएगा कहां तक, मिडिल टर्म तक। उसके बाद फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। ऑब्वियसली ये इसके इक्वल है, फिर ये इसके इक्वल है, तो ऑब्वियसली ये क्या कर रहा है, डिक्रीज। ये इंक्रीज किया, मैक्सिमम पे पहुंचा, फिर डिक्रीज करना शुरू कर दिया। व्हाट डज इट मीन, कर्व कुछ ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ बढ़ेगा, पहले इंक्रीजिंग, देन मैक्सिमा, और देन डिक्रीजिंग, ठीक है। तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स के केस में ऐसा कुछ होता है, और ये होता है मैक्सिमा, और ये मैक्सिमा कहां है, मिडिल टर्म। अब ध्यान रखें, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात हो रही है मिडिल टर्म के, तो ब्रैकेट में लिख लेना चाहे बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है। मिडिल टर्म मैक्सिमम हो ऐसा जरूरी नहीं होता है, वो अभी आगे पढ़ाया जाएगा आपको। इतना मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा कि मिडिल टर्म का क्या यूज है, कैसे होती हैं बातें, कैसे नहीं। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुट अप करता हूं तुमसे, तो लेट्स हैव अ ट्राई कि क्या आंसर होना चाहिए, देखते हैं। तो ऐसे समझो मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि भाई 2NCR, या रुको, ये R और ये N, ये R और ये N, तो फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ R सो दैट RCN इज मैक्सिमम। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ R, ठीक है, यही लिख देता हूं चलो, सो दैट RCN इज मैक्सिमम, तो अब ध्यान से देखो, सबसे पहली बात तो जो ऊपर वाला है ना वो इससे तो बड़ा ही होता है, कभी ऐसा तो होगा नहीं 2C3, दो में से तीन उठाने के रास्ते, ठीक है ना, ये तो रास्ते वेज ही तो बताता है ये, तो ऐसा हो सकता है क्या, दो बॉल में से तीन बॉल उठाने के बताओ वेज कितने, नहीं। दो में से दो उठाने के, यस हो सकता है, दो में से एक उठाने का, यस हो सकता है। तो ऑब्वियसली ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर के या तो बराबर होता है या उससे बड़ा ही होता है, ऊपर वाला, है ना, ठीक है। तो अब ऐसे समझो भाई ये मैक्सिमम होना चाहिए, ओके। R को अगर N डाल दिया तो वैल्यू कितनी आएगी, 1। R को अगर N+1 डाल दिया तो वैल्यू कितनी आएगी, देख सकते हो तुम कितनी आएगी, वो आएगी N+1 ही आएगी, ठीक है। N+2 डाल दिया तो और ज्यादा आएगी, N+3 डाल दिया तो और ज्यादा आएगी। तो जैसे जैसे R को बढ़ाऊंगा ना बढ़ता जाएगा ये, अपने आप देखो ना, N में से N चीजें उठाने के तरीके, एक N+1 में से N उठाने के N+1, ठीक है, ओके। N+2 में से N उठाने के और ज्यादा हो जाएंगे, N+3 में से N उठाने के और ज्यादा तरीके आएंगे, N+4 में से N उठाने के और ज्यादा आएंगे। तो जैसे ऐसे मैं ऊपर वाले नंबर को बढ़ाता जा रहा हूं ऐसे ऐसे वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो R की ऐसी मिनिमम वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम हो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं देयर इज नो सच R इज पॉसिबल, मतलब कोई सेंस नहीं बन रहा है भाई R की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए, और मैं तो ये ऑब्जर्व कर रहा हूं कि R को जैसे जैसे बढ़ाते रहोगे ऐसे ऐसे बढ़ती जाएगी वैल्यू,
और ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो मैक्सिमा तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा ना इसका, ये तो बढ़ता जा रहा है, ये अलग चीज है। नीचे वाले को मैंने फिक्स कर दिया, ऊपर वाले को वेरिएबल रखा है, तो इसमें तो मैं आंसर कमेंट नहीं कर पा रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है भाई? दूसरा ये बोल रहा है कि find the minimum value of r so that find the minimum value of r so that 2NCR is maximum, so that 2NCR is maximum. ओके, अब देखना ध्यान से, जब r को अगर मैं 0 डालूं तो कितना आएगा? 2n में से 0 उठाना 1। अच्छा 1 डालूं तो 2n, 2nc1 कितना होगा? 2n। 2 डालूं तो फिर फॉर्मूला लगा सकते हो आप, है ना, 2n इंटू 2n माइनस 1/2 फैक्टोरियल। 3 डालूं तो और बढ़िया आएगा, 4 डालूं तो और बढ़िया आएगा, 5 डालूं और बढ़िया आएगा, और ये कब तक बढ़ता जाएगा? मैं कह रहा हूं मिडिल टर्म तक। मिडिल टर्म मतलब 2ncn तक। सही है या नहीं? कितने कोफिशिएंट पॉसिबल है? पॉसिबिलिटीज क्या है? 2nc0, 2nc1, यस, 2n है ये, है ना, 2nc2, यस, 2nc3, यस, एंड 2ncn, यस, उससे पहले 2ncn-1, यस, 2ncn, यस, 2ncn+1, यस, एंड 2nc2n। ऐसे ही होगा या नहीं? ये सब पॉसिबिलिटीज हैं। इसके ज्यादा भाई r अब 2n से ज्यादा भी नहीं हो सकता, और 0 से कम भी नहीं हो सकता, और इंटीजर ही हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटीज हैं r की। r 0 से 2n में होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, अब मुझे r की वो मिनिमम वैल्यू बतानी है, कम से कम r की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये क्या हो? मैक्सिमम। 0, 1, 2, भाई बढ़ता ही जा रहा है। जैसे जैसे r को बढ़ा रहा हूं ना, तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। यहाँ पे भी बढ़ी रही है, और ये आके रुक गई यहाँ पे, ये सबसे बड़ी आ गई। मिडिल टर्म का जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है वो सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद ये और ये दोनों सेम है, बताया। उससे अगली टर्म और इससे पिछली टर्म वो भी सेम होगी, फिर ऐसे ही सेम, ऐसे ही सेम, और जैसे ये और ये भी दोनों क्या हैं? सेम। जहां से चला था वहीं पे आके रुक गया या नहीं? तो ऑब्वियसली कैसा कर रहा होगा? ऐसे। तो मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? when r is n। तो hence 2ncr will be maximum when r is equal to n, and the maximum वैल्यू इज 2ncn। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई? 2ncn। तो ये बात को आप ध्यान रखेंगे, कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू? 2ncn। ठीक, बाइनोमियल कोएफिशिएंट कब मैक्सिमम होता है? जब जो यहां पे लिखा है ना वो इसका हाफ हो, जो यहां पे लिखा है वो इसका हाफ हो। ठीक है, दोबारा से इसको तो उतार लेना। ठीक, अभी एक और केस बता देता हूं। ठीक, इसे पॉज करके उतार लेना। अब देखो ध्यान से, मैंने कहा कि 2ncr में इट इज मैक्सिमम when r equal to n, when r equal to n। अब मैंने क्या किया? 2n+1 cr में बताओ ये मैक्सिमम कब होगा? ठीक है, तो जब ये 2ncr की बात हुई ना, तो इसमें कितनी पॉसिबिलिटी थी r की? r की टोटल जो पॉसिबिलिटी थी वो थी 2n+1, क्योंकि r कहां से स्टार्ट हो रहा है? 0 से, और कहां तक जा रहा है? 2n तक। तो टोटल पॉसिबिलिटी कितनी हुई? 2n+1। तो नंबर ऑफ ऑड टर्म्स थी। कितने बाइनोमियल कोएफिशिएंट लिखे थे मैंने?
ऑड, कितने ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, 0 से लेके 2n तक लिखे थे ना, नंबर ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट कितने थे, ऑड थे। तो उनकी मिडिल टर्म कितनी एग्जिस्ट करती थी, एक, जो कि क्या थी 2ncn। ठीक है, तो उसी को मैंने क्या बोल दिया, मैक्सिमम। ठीक है, इन दिस केस 2n+1 कितनी नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 2n+2, जो कि इवन होंगी। सही बात है, जो कि कितनी होंगी, इवन। तो अब कौन मैक्सिमम होगा, ऑब्वियसली कौन होगा, मिडिल टर्म, जो मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट होंगे। तो मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट कौन से होंगे, मैक्सिमम व्हेन r इक्वल टू, बताओ कितना, ऑड वाले केस में क्या करते हैं, जो ऊपर जो n था वहां पे मैंने n लिया था ना ऑड, यहाँ पे 2n+1, इसका मतलब भी ऑड है। तो इसमें क्या करते हैं भाई, n+1/2, राइट। तो 2n+1 + 1/2, 2n+1 + 1/2, that is n+1, and 2n+1 + 1/2 + 1, that is n+2। ये होंगी मिडिल टर्म, यहां पे आएंगी r की n+1 वैल्यू के लिए और r की n+2 वैल्यू के लिए मिडिल टर्म के बाइनोमियल कोएफिशिएंट आपको मिल जाएंगे और वही आपका आंसर होगा। ठीक है, ओके, लेट मी थिंक समथिंग। वेट, इस मेथड से ना r नहीं निकलता, इस मेथड से निकलता है कि कौन सी टर्म, ठीक है, तो कौन सी टर्म हमारी क्या होगी, या कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमारा कौन सा होगा, मैक्सिमम। ठीक है, कौन सा बाइनोमियल कोएफिशिएंट हमारा क्या होगा, मैक्सिमम। यहां से r की वैल्यू नहीं निकलती है, तो मैंने थोड़ी सी मिस्टेक की है इसमें, इसको हटा देते हैं, r थोड़े ये, तो इसके लिए मैं ऐसे कर लेता हूं कि भाई ये मैक्सिमम होगा जब मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी, किसकी, 2n+1 c0, 2n+1 c1, 2n+1 c2 एंड 2n+1 c2 n+1, ये जो है इसकी मिडिल टर्म निकालनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म विल बी व्हाट, 2n+1 + 1/2th टर्म, ठीक है, दैट इज n+1 टर्म, एंड 2n+1 + 1/2 + 1, दैट इज n+2th टर्म, n+2th टर्म, राइट। तो इसको मैं यहां पे लिखने जा रहा हूं अभी, ठीक, यहां तक तो मेरे ख्याल से समझ आ गया। अब n+1th टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, एक कम होता है, तो tn+1 का होगा व्हाट, 2nc1cn, और tn+2 का होगा 2nc1 + nc1। अब जब भी आप ऐसा निकालेंगे तो दो मिडिल टर्म जिस केस में भी आती हैं, दोनों के बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर सेम है तो समझ जाना आपने सही किया है, अदरवाइज कुछ गलती हुई है। तो जैसे हमने पहले एक गलती की थी ना, r वाली, r की वैल्यू ले ली थी n+1 n+2, तो उस केस में अगर आप r को n+1 और n+2 डाल देते तो तुम देखते कि दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट डिफरेंट आते हैं, तो अपने आप पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अभी इन दिस केस यू कैन सी बोथ आर सेम, देख लो ना, इसे मानो NCR इक्वल टू क्या होता है, NCn-r, दिस माइनस दिस करोगे तो क्या बचेगा नीचे n, तो क्या बचेगा फाइनली 2n+1 cn, और दैट इज दिस। तो बोथ आर इक्वल, यू कैन सी, बाइनोमियल कोएफिशिएंट की बात हो रही है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है, समझ आ गया होगा आई थिंक। तो इवन के केस में तो सीधा उसका हाफ कर दो, ठीक,
और ऑड के केस में क्या होगा, ऑड के 2n+1 है तो उसमें क्या करो +1/2, ठीक है, +1/2 n+1 टर्म, 2n+1 +1/2 +1 n+2 टर्म। अब ये टर्म का नाम है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, उसमें ये एक कम हो जाता है, ये भी कम हो जाता है, मैंने निकाला है वहां पे, सिखा दिया तुम्हें, ठीक है। तो क्या आ जाएगा क्या नहीं वो वहां पे लिखा हुआ है एंड दोनों सेम आएंगे, क्लियर। तो आई थिंक जल्दी से समझ आ गया होगा, तो जल्दी से कॉपी करें। पार्ट 6 में, शायद 7 में, आई थिंक पार्ट 6 में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, उसके बारे में थोड़ा सा एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूं। 1+1/x⁴n, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें निकालना था कोएफिशिएंट ऑफ x⁴0 आई थिंक ना, लेट मी थिंक, हाँ मतलब इंडिपेंडेंट टर्म निकालनी थी, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। इसमें से हमें क्या निकालना था, फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है, जिसमें उस टर्म को निकालिए जिसमें x प्रेजेंट ना हो, राइट। तो मैंने क्या किया था, मैंने इसका एलसीएम ले लिया था और क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ऐसा ही है, ओके। अभी मैं इसको ना आपको दूसरे तरीके से निकाल के बता रहा हूं, और याद होगा आंसर आया था m+n/cn, और मैंने कहा था कि इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m+n/cm, बोथ आर सेम, ये हमारा आंसर आया था वहां से, ठीक है। अब देखना अभी इससे मैं कैसे कर रहा हूं, ये एक एक्सपेंशन है, ये भी एक एक्सपेंशन है, राइट। तो अभी मैं ऐसे देख रहा हूं कि यार x जो भी आएगा है ना, कैसे कैसे आएगा वो मैं तुम्हें दिखा रहा हूं, मतलब x की पावर आनी तो 0 चाहिए ना। देखना जब यहां पे x की पावर 1, इसकी x की पावर किससे मिलेगी, 1 से, मतलब यहां पे 1/x की पावर 1 से मिले, इसकी x की पावर 1/x की पावर जो 1 है उससे टकराएगी तो x से इंडिपेंडेंट हो जाएगी। या जब यहां इस एक्सपेंशन में जो टर्म है x² कंटेन करती है, क्या कंटेन करती है, x², और इसके एक्सपेंशन में जो टर्म 1/x का स्क्वायर कंटेन करती है, वो आपस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनाएंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, ठीक है। तो ऐसे देखो, अगर थोड़ा सा समझ सको तो mc0 ऐसी एक्सपेंशन होती है ना, x², mc3 x³ एंड सो ऑन, mcm x⁴m। सिमिलरली 1+1 nc0 और जी nc1 x⁴1, 1/x आएगा ना, 1/x⁴1, nc2 1/x², nc3 1/x³, ncn 1/xn। क्लियर है। अब देखना ध्यान से, अब ये इसकी सारी टर्म्स इसकी सभी टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होनी है, ठीक है। लेकिन मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे तो वो चाहिए जो x से इंडिपेंडेंट हो, वो सभी चाहिए मुझे। मैं उनका सम ले लूंगा और बोल दूंगा कि ये हैं जो x से इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ओके। अब देखना ध्यान से, इंडिपेंडेंट कैसे मिलेगी, जब ये वाली टर्म इससे प्रोडक्ट होगी तो क्या बनेगा, mc0 और nc0, दिस इज द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x, राइट, ओके। एंड द अनदर वन विल बी, जब ये किससे टकराएगा, इससे, तो यहां पे x है, यहां पे 1/x है, मिलके क्या x⁴0, तो क्या mc1 और nc1, फिर mc2 nc2, mc3 nc3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलती रहेगी कहानी। और लास्ट में क्या आएगा, दैट डिपेंड्स, ठीक है, ये डिपेंड करेगा कि n बड़ा है या m बड़ा है, ठीक है। मान लेते हैं m छोटा है और n बड़ा है, मान लेते हैं m इज लेस देन n, तो ये कहानी जाएगी mcm और ncm तक।
इसकी लास्ट टर्म होगी x की पावर m, MCM x की पावर m, और इसमें भी एक कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करेगा क्योंकि m n से छोटा है, तो NCM x 1/x की पावर m, जब वो आपस में टकराएंगे तो x को न्यूट्रल कर देंगे। तो फिलहाल ये आ गया, ये है इंडिपेंडेंट टर्म का कोफिशिएंट, जो x से इंडिपेंडेंट है ना टर्म, उसका कोफिशिएंट, मतलब x की पावर 0 का कोफिशिएंट ये है। एंड दूसरे तरीके से हमने देखा था इसका आंसर क्या होता है, m+n। तो इस तरीके से तो ये आया आंसर, और दूसरे तरीके से क्या आया था ये, तो इसका मतलब जो ये लिखा हुआ है ना, MC0 इंटू NC0, MC1 इंटू NC1, MC2 इंटू NC2, MC3 इंटू NC3 एंड सो ऑन, दिस इज इक्वल टू m+nCn, और यू कैन से m+nCm। समझ आया? इसका मतलब मुझे ये जो सीक्वेंस लिखा हुआ है ना, ये मिल गया। सही बात है। इसका मतलब और क्या निकाल सकता हूं मैं, इसका मतलब निकाल सकता हूं बेस्ट, जैसे मैंने कह दिया 20C0 एंड 15C1, सॉरी 0, फिर कहा मैंने 20C1 एंड 15C1, 20C2 15C2, 20C3 15C3 एंड 20C15 15C15। आंसर बताइए इसका। तो सिंपल बोलूंगा मैं 20 + 15C15 और 20 + 15C20, m+nCn या m+nCm, both are same thing। यह 35C15 या 35C20 both are same, NCR = NCn-r, ठीक है, उससे देख सकते हो। तो एक पैटर्न मिल गया या नहीं? वैसे आगे अभी हम जाके इस टाइप के सीक्वेंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं वो भी सीखेंगे। यहाँ पे तो 0 0 है, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, तब तो आप ये लगा लोगे। लेकिन अगर यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो गई, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ 2, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 3, यहाँ 4, अगर कुछ चीजें चेंज हो गई तो उसको कैसे हैंडल करते हैं वो अभी आगे सिखाया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ये तुम देख सकते हो, एक ही क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व किया है और दोनों तरीके से अलग अलग आंसर दिख रहा है, लेकिन ऑब्वियसली आंसर तो सेम होगा। तो दैट मीन्स वो दोनों एक्सप्रेशंस जो आपके अलग अलग आंसर आ रहे हैं वो दोनों की वैल्यूज क्या होंगी, सेम होंगी। इससे मुझे क्या फायदा हो गया कि जो ये सीक्वेंस आया ना उसकी वैल्यू पता चल गई, और ये मैंने एज अ रिजल्ट याद कर लिया। इसके बारे में और भी जानना है अभी आगे, इसलिए उस टाइम नहीं बताया था, लेकिन अभी दिमाग में आया तो ठीक है, अभी तुम समझ सकते हो। मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काफी क्वेश्चन करा दिए हैं, तो अभी थोड़ा सा समझ आना शुरू हो गया होगा तुम्हें, तो आई थिंक हो जाना चाहिए। तो ये सीक्वेंस याद कर लोगे, ठीक है भाई। ये एम एन है, लेकिन नीचे वाले सेम है, फिर सेम फिर सेम फिर सेम। तो सिंपल कुछ नहीं करना, ऊपर वालों का सम सी एम ले लो या एन ले लो, जो भी लेना है ले लो। बस एक बात ध्यान रखें, सारी टर्म्स प्रेजेंट होनी चाहिए। इसका मतलब जो भी छोटा हो उसकी एन टर्म बननी चाहिए, और कहां से लेके, शुरुआत से। MC0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, MCM। सिमिलरली 15C 0 से स्टार्ट हुआ है और कहां तक गया है, 15C 15। ठीक है, तो सभी था तो इसलिए काम चल गया अपना। ओके, तो जल्दी इसे नोट करें और फिर हम कुछ और देखने जा रहे हैं जल्दी से। सो गाइज, अभी मैं दिखाने जा रहा हूं कुछ चीजें, ये इंपॉर्टेंट है काफी, कुछ ने पढ़ा भी होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो इसे ध्यान से देखें। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि आपको कोई भी एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसका आंसर मान लेते हैं कुछ आ रहा है 2NCN। क्या आ रहा है, 2NCN। जैसे मैं चलो एक क्वेश्चन ही बना देता हूं, ठीक है, एक क्वेश्चन के जरिए ही देख लेते हैं। जैसे अभी हमने जो पढ़ा उसके बेसिस पे बनाया जा सकता है। जैसे NC0 का स्क्वायर, NC1 का स्क्वायर, NC2 का स्क्वायर, NC3 का स्क्वायर, ध्यान से देखना, NCN का स्क्वायर, ये सभी दे दिया। अब ये तो तुमने पढ़ा ही नहीं है,
तुम्हें ऐसा लगता है, ठीक है, तुम्हें लग रहा है ऐसा कि पढ़ा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है पढ़ाया मैंने। और कब पढ़ाया? जस्ट अभी, ठीक। क्या था देखो, NC0 इंटू NC0, NC1 इंटू NC1, वही नहीं है क्या ये? NC2 इंटू NC2 एंड सो ऑन, NCN इंटू NCN। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऊपर वालों को ऐड करते हैं, N प्लस एन सी, इनमें से कोई भी एक लिख देते हैं NCN, तो दैट इज 2NCN। क्लियर? देखा कैसे चीजों को यूज करना होता है रिजल्ट्स को। तो तुम्हें पता चल गया जो ये सीक्वेंस लिखा है ना ऊपर, उसका आंसर कितना है? 2NCN। ठीक है, बहुत इजीली समझ आ गया होगा आई थिंक। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन सीक्वेंस के बारे में मैं अभी आपको आगे प्रॉपर्ली, बहुत सारे सीक्वेंस ऐसे हम देखेंगे, तो आगे देखेंगे अच्छे से। लेकिन अभी फिलहाल मेरे ख्याल से जो मैंने बताया था उसके बेसिस पे इसको आप समझ सकते हैं, दिस सीक्वेंस शुड बी इक्वल टू 2NCN। लेकिन अब क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भाई इसकी वैल्यू बताइए, और ऑप्शन में कहीं पे भी 2NCN नहीं है, तो क्या क्या हो सकता है, क्या 2NCN की और वैल्यू हो सकती है, उसके बारे में मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूं। दैट इज, ध्यान से देखें, 2NCN को मैं क्या लिख सकता हूं? सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाया 2n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n फैक्टोरियल, सही है? ओके, अब ध्यान से देखना, मैं कुछ स्टेप लेने जा रहा हूं। वो क्या है? 2n को एक्सपेंड कर रहा हूं, क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 एंड कहां तक? 2n तक। अपॉन क्या है? n फैक्टोरियल एंड n फैक्टोरियल। कोई टेंशन नहीं भाई, 2n फैक्टोरियल को मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्या यार? बोलो, नहीं लिख सकता क्या? लिख सकता हूं, ऑब्वियसली लिख सकता हूं, ठीक है। अभी ध्यान से देखना, अब मैं क्या कर रहा हूं, जो ये ऊपर लिखा है ना 1 2 3 4 5 6 अप टू 2n फैक्टोरियल, यही तो होता है ये, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑड वालों को एक साथ लिख रहा हूं, 1 3 5 7 9 11 एंड 2n माइनस 1, सबको एक साथ ले लिया। कहां तक? 2n माइनस 1 तक। अब बचे कौन? बचे कौन? 2 4 6 8 एंड कहां तक? 2n तक। 2 4 6 8 कहां तक? 2n तक। इवन वालों को एक साथ ले लिया, ऑड वालों को एक साथ। नीचे अपना n फैक्टोरियल है और इधर भी n फैक्टोरियल है, ठीक है, ओके। अब देखो इनको तो मैंने एज इट इज रहने दिया, ऑड वालों को। इवन वालों में से ध्यान से देखना, अब इवन वालों में मैं क्या करने जा रहा हूं उसको तुम्हें ध्यान से देखने की जरूरत है। सभी नंबर इवन है तो सभी में 2 है, एक 2 जरूर है। देखो ध्यान से, ये एक 2 हो गया, इसका भी एक 2 बाहर निकाल लिया, इसका भी एक 2 बाहर निकाल लिया, इसका भी एक 2 बाहर निकाल लिया, हर एक में से जो 2 है ना एक, उसे बाहर ले लिया। अब कुछ लोग सोचेंगे कि 2 बाहर कौन आएगा? 2। मैं कह रहा हूं नहीं, बाहर 2 नहीं आएगा, बाहर आएगा 2 की पावर n। ये कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है? अच्छा, ये कितनी थी? 1 से लेके 2n, 2n। आधी इधर आ गई है और आधी इधर, तो ये कितनी होंगी? n। सही है, कितनी टर्म्स होंगी ये? n। और हर टर्म में से 2 बाहर ले रहा हूं, और सभी टर्म्स प्रोडक्ट में है, सम में नहीं है। ध्यान से देखना इधर, 2 4 6 8 10 में से अगर मैं 2 बाहर लूं तो कैसे बनेगा? 1 2 3 4 5, और एक ही 2 बाहर आएगा क्योंकि ये सम में दिया हुआ है, सम है ये। लेकिन अगर बात करूं प्रोडक्ट की तो कैसे करते हैं? देखो भाई 2 4 6 8 और 10 है, तो एक 2 तो इसका ले लिया बाहर, एक 2 इसका, तो 2 की पावर 2 नहीं हो जाएगा, एक 2 इसका, तो 3 4 5। 2 की पावर 5 जब अंदर लूंगा बाहर, मतलब यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4 आएगा, यहाँ 5 आएगा। 2 की पावर 5 प्रोडक्ट में है, इसलिए बाहर कौन आएगा? जितने नंबर्स उतनी पावर आएगी 2 की। सही है, सम में तो एक ही आ जाता है, प्रोडक्ट में तो यार प्रोडक्ट में है ना 2। भाई इसका 2 प्रोडक्ट में है इसके 2 के साथ, इसका 2 प्रोडक्ट में है इसके 2 के साथ,
फिर ये टोटल कितने 2 की पावर है 5, हर एक में से अगर 2 2 लूं तो 2 की पावर 5 कॉमन आएगा और 1 2 3 4 5 अंदर बच जाएगा। तो बिल्कुल यही काम मैं यहाँ पे करने जा रहा हूं। 2 की पावर कितनी कॉमन लूंगा n, हर एक में से एक 2, अंदर क्या बचेगा 1 2 3 4 और क्या n, हाफ हाफ हो जाएंगे ना सब। अपॉन में क्या है n फैक्टोरियल और n फैक्टोरियल, वो तो चल ही रहा है। नाउ यू कैन सी इट इज व्हाट, ये क्या है, इट इज n फैक्टोरियल। तो ये कट हो जाएगा किसके साथ, एक n फैक्टोरियल के साथ, ठीक है। और फाइनली आंसर इज 1 3 5 2 n माइनस 1, ठीक है, इंटू 2 की पावर n, ये तो बचा रह गया ना, और अपॉन में कौन है n फैक्टोरियल। भाई पूरे के अपॉन में लिख लो, इतने के में लिख लो, सेम ही चीज होती है ना। तो 2 की पावर n, एक n फैक्टोरियल नीचे रह गया, वो है ऐसे। तो फाइनली मैं यहां पे रिजल्ट लिख देता हूं, फाइनली रिजल्ट लिख रहा हूं 2ncn इज इक्वल टू, ये 2ncn, ठीक है, इज इक्वल टू 1 3 5 7 2n माइनस 1 इंटू 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, ठीक है। ये n कर लिया चलो सही से, n, तो 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसे याद रखेंगे। तो जब भी कभी तुम्हारा आंसर 2ncn आए, ठीक है, तो जरूरी नहीं है ऑप्शन में भी 2ncn दिया जाएगा, कई बार ऑप्शन में ये दे देंगे। अब तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि यार 2ncn आ रहा है आंसर, तो इन्होंने दे ही नहीं रखा, इन्होंने तो कुछ और दे रखा है, तो आंसर गलत है, मतलब ऑप्शन में है ही नहीं, कह सकते हो। लेकिन ये भी 2ncn के बराबर होता है, इसलिए इसको डायरेक्ट याद रखना है, ठीक है। एग्जामिनेशन में काफी ज्यादा आता है, मतलब क्वेश्चन तो अच्छा देंगे, ऐसा देंगे, आंसर आएगा तुम्हारा 2ncn, ऑप्शन में रहेगा नहीं, ऑप्शन में रहेगा ये, तो दोनों ही चीज एक ही क्वेश्चन में डाल दी उन्होंने, जिसको दोनों चीजें पता होंगी वही कर पाएगा, सही है। तो डायरेक्ट याद रखना है इसको। यहाँ पे क्या है, ऑड नंबर्स इंटू 2 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, क्लियर, ओके। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट।